शनाया का तो दिल कर रहा था कि ये सब नज़ारे कभी खत्म ही ना हो, लेकिन आज का अगला सरप्राइज तो उसका आगे वेट कर रहा था। जब वो सभी रनवे पर पहुंचे, कार से उतरे, तो सामने एक बड़ा सा प्लेन खड़ा था। शनाया ने देखा कि वो सारे बाकी पैसेंजर प्लेन से अलग और छोटा दिखाई दे रहा है। उसे समझ नहीं आया कि उसके लिए छोटा प्लेन क्यों है। रवि ने नीचे उतरकर सबको रास्ता दिखाते हुए अपने पीछे आने का इशारा किया। रवि के पीछे पीछे राजेश जी, मिसेस राठी, आरोही, शनाया और सैम चल रहे थे, और उन सबके साथ कुछ और मेहमान भी थे। शनाया ने धीरे से सैम के कान में कहा, हम लोगों के लिए छोटा प्लेन क्यों? बाकी सब इतने बड़े वाले प्लेन में गए हैं। शनाया की बात सुनकर सैम को एकदम से हंसी आ गई। फिर उसने हंसते हुए समझाया, बुद्धू, वो नॉर्मल पैसेंजर प्लेन है, जबकि हम जिसमें जा रहे हैं वो एक प्राइवेट जेट है। क्या? प्राइवेट जेट? शनाया की आंखें चौड़ी हो गई। इसका मतलब ये मित्तल्स का खुद का प्लेन है, जैसे मेरे पास खुद की स्कूटी है वैसे? शनाया की भोली भाली बातें सुनकर सैम की हंसी नहीं रुक रही थी। वो धीरे धीरे दबी हुई हंसी के साथ बोली, हाँ बिल्कुल वैसे ही। जिनके पास अरबों की प्रॉपर्टी है उनके लिए प्लेन अफोर्ड करना मामूली बात है। ये सब सुनकर तो शनाया टेक ऑफ से पहले ही हवा में उड़ने लगी थी। उसके लिए अब सरप्राइजेस की सीमा पार हो चुकी थी। उसे लगने लगा था कि अब अगर उसे कोई नया सरप्राइज मिल गया तो वो पक्का बेहोश हो जाएगी। शनाया के चेहरे पर इतनी चमक थी। उसने सोचा कि क्या वो अकेले इतनी एक्साइटेड है या बाकी सब लोग भी। ये सोचकर जैसे कि उसने आरोही की तरफ देखा, उसे यकीन नहीं हुआ। जो उसने देखा, आरोही के चेहरे पर उतनी ही मायूसी थी जितनी उसके चेहरे पर खुशी। नहीं आई थी। वो उसकी तरफ ना समझ की तरह देख रहा था। वहीं आरोही और बाकी सभी आशुतोष के उस प्राइवेट जेट में बैठ चुके थे। शनाया जैसे उसके अंदर पहुंची, वो लगभग गिरते गिरते बची। उसका कारण उसका इंटीरियर था। अंदर पहुंचते ही जो नजारा उसने देखा वो शनाया के लिए अकल्पनीय था। क्रीमी व्हाइट कलर का इंटीरियर, बैठने के लिए सिंगल सिटिंग काउच, डाइनिंग एरिया, सोने के लिए 4 बेड। पूरा इंटीरियर बहुत ही शानदार और व्यवस्थित तरीके से डिजाइन किया गया था। उसकी सिटिंग कैपेसिटी 18 से 20 लोगों की थी, और साथ ही उसमें एक छोटा कॉन्फ्रेंस टेबल और अलग से डाइनिंग टेबल भी था। कुल मिलाकर देखा जाए तो वहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद थी। जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचे, वहाँ मौजूद 4 एयर होस्टेस ने उनका वेलकम किया। उन सभी को बिठाने के साथ साथ वो भी बाकी चीजों में उनकी हेल्प करने लगे। शनाया तो ये सब कुछ देखकर अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। सैम ने उसके कंधे पर अपना कंधा मारते हुए कहा, क्या हुआ, कहाँ खो गई? शनाया जैसे सपने से जागी हो। उसने धीरे से सैम के कान में कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम सब मर गए हैं और ये प्लेन स्पेशली लोगों को स्वर्ग लेकर जाने के लिए भगवान ने बनवाया है। शनाया की बात में कोई सेंस नहीं था, लेकिन सच में वो इतनी एक्साइटेड थी कि कुछ भी बोल रही थी। और उसकी ये बात सुनकर सैम की भी हंसी छूट गई। वो थोड़ा जोर से हंसने लगी और उसकी तरफ सभी देखने लगे। उसे हंसता देख एक एयर होस्टेस उसके पास आई और उससे कहा, कैन आई गेट समथिंग फॉर यू मैम? उसकी तरफ देखकर सैम ने हंसते हुए ना में सिर हिलाया। उसे ऐसा करता देख शनाया ने अपनी नाक सिकोड़ ली। सैम के डैड के पास भी खुद का प्राइवेट जेट था, इसीलिए उसके लिए ये सब नया नहीं था। लेकिन शनाया और बाकी सभी के लिए ये अलग ही एक्सपीरियंस था। सैम भी ये बात समझ सकती थी। उसे अपनी दौलत का कभी भी कोई घमंड नहीं था। हाँ, उसे अपनी पहुंच पर थोड़ा अभिमान जरूर था। और हो भी क्यों ना, उसके डैड और अंकल भी बड़े बड़े लोगों से पहचान रखते थे, जिसमें नेता और अभिनेता के अलावा कई सारे आईएएस, आईपीएस और बहुत से इंटेलिजेंस के लोगों का भी नाम था। सैम और शनाया दोनों साथ बैठे थे क्योंकि वहाँ सिटिंग प्लान 2x2 में हुआ था, और आरोही शनाया की मॉम के साथ बैठी हुई थी। एयर हॉस्टेस के इंस्ट्रक्शन के साथ ही सबने सीट बेल्ट बांध ली और प्लेन टेक ऑफ करने के लिए रेडी था। प्लेन रनवे पर दौड़ता हुआ अपनी रफ्तार बना रहा था और अंदर बैठी शनाया भी उसी रफ्तार के साथ एक्साइटेड हो रही थी। कुछ ही देर में प्लेन हवा में उड़ने लगा। जैसे वो हवा में स्थिर हो गया, सैम ने अपना सीट बेल्ट खोल दिया और शनाया का भी। शनाया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रवि एक तरफ कोने में बैठा हुआ था। सैम सीट बेल्ट ओपन करके शनाया का हाथ पकड़ के उस तरफ जाने लगी जहाँ रवि बैठा था। वहाँ असल में 2 बड़े काउच आमने सामने लगे थे और सैम उसी तरफ जा रही थी। बाकी सभी लोगों ने ऐसा करते देखा और फिर सब अपनी अपनी सीट पर दोबारा ठीक से बैठ गए। राजेश जी और आरोही के मामा मामी ने तो अपना सर टिका लिया, आंखें बंद कर ली। शनाया को नहीं पता था कि सैम उसे यहाँ लेकर क्यों आई है, लेकिन उसके लिए तो ये एक्साइटमेंट ही था। रवि उन्हें देखकर अपनी जगह से खड़ा होने लगा। सैम ने उन्हें इशारा से बैठने का कह दिया था। एक एयर होस्टेस उन दोनों के पास पहुंची और बोली, डू यू वॉन्ट समथिंग मैम? सैम ने उस एयर होस्टेस की तरफ देखा और धीरे से कहा, यस ऑफ कोर्स। उसकी बात समझकर
एयर होस्टेस ने एक स्माइल दी और वापस जाकर एक ट्रॉली उनकी तरफ लेकर आने लगी, जिसमें कुछ स्नैक्स थे और पानी वगैरह। शनाया को लगा कि सैम को भूख लगी है और बाकियों को नींद में डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए वो उसे यहाँ लेकर आई है। लेकिन जैसे वो एयर होस्टेस वहाँ पहुंची, उसने सबकी नजर से बचाकर 2 छोटे-छोटे वोडका के शॉट उन दोनों की तरफ बढ़ा दिए। रवि ये सब उनके सामने बैठे हुए देख रहा था। शनाया ने जब ग्लास हाथ में लेकर एक बार उसे स्मेल किया, हैरानी के साथ सैम से कहा, ये क्या है सैम? ये तो... हाँ बिल्कुल, ये वही है जो तुम समझ रही हो, सैम ने कहा। शनाया ने आंखें चौड़ी करते हुए सैम से कहा, क्यों, किसी को पता चल गया तो? सैम ने भी शनाया की तरफ देखा और आंख मारते हुए कहा, तुमने ही तो कहा था हम स्वर्ग जा रहे हैं। पता नहीं वहाँ ये मिले ना मिले, तो पार्टी तो बनती। वो कर रहे थे, लेकिन स्टोरेज की तरफ कोई था नहीं, जहाँ से अभी अभी समीर और महाराज जी गए थे। संजना वहाँ चुपके से अंदर पहुंची। उसके सामने एक बड़ा सा बर्तन रखा था और उसमें शानदार शरबत की महक आ रही थी। संजना ने इधर उधर नजरें घुमाई, उसे पास में रखा एक लाल मिर्च पाउडर का पैकेट मिला। संजना ने खुराफाती नजरों से उस पैकेट को देखा, फिर उठा लिया। तुम्हारा स्वागत तो जरा चटपटा होना चाहिए आरोही। खुद से ऐसा कहकर संजना ने वो लाल मिर्च पाउडर का पैकेट खोला और पूरा का पूरा उस शरबत में मिला दिया। ये सब उसने क्या सोच कर किया, उसे खुद भी मालूम नहीं। ऐसा करने से महाराज जी या किसी खाना बनाने वाले कर्मचारी की नौकरी भी जा सकती थी, लेकिन उसे इन सब की परवाह नहीं थी। उसका तो बस यही मकसद था, किसी भी तरह वो बस आरोही को परेशान कर सके। उसे तो ये भी परवाह नहीं थी कि यही शरबत घर के सभी लोग भी पिएंगे, या फिर ऐसा करने से उन्हें कुछ हासिल होना नहीं है। शादी तो अब तय हो चुकी है और अगले ही दिन का मुहूर्त था, लेकिन फिर भी अपने मन की भड़ास निकालने के लिए संजना कुछ भी उनका फूल मालाएं लिए इंतजार कर रहे थे। गाड़ियों के रुकते ही सबसे पहले रवि और उसके बाद सभी आदमी बाहर आए। मेहमानों के लिए कार के दरवाजे खोल दिए गए। राजेश जी और मिसेस राठी दोनों सबसे आगे चलते हुए अभिनव और गीता जी के सामने जाकर खड़े हुए। उनके पीछे शनाया, सैम और आरोही भी थी, और उनके साथ आरोही के ननिहाल से आए हुए मेहमान। बाकी के सभी मेहमान जो दूसरी नॉर्मल फ्लाइट से आ रहे थे, उनके आने का भी समय था। जैसे ही राजेश जी आगे आए, सबसे पहले अभिनव ने उनका फूल माला से स्वागत किया। गीता जी ने आरोही की आरती उतारी और उसे एक छोटा सा काला टीका भी लगा दिया। तब तक घर के दूसरे नौकर जल्दी से 2-3 बड़ी बड़ी तांबे की थालियां और पानी ले आए। लेकिन सैम को पक्का शक हो गया था कि दाल में कुछ काला है। वो शनाया की बात सुनकर वहीं बैठ तो गई, लेकिन अब उसकी नजरें शनाया पर ही थी। घर के नौकरों ने इतनी देर में सभी के लिए नाश्ता सर्व कर दिया था और समीर के साथ शनाया उस तरफ चली गई जहाँ उन सभी के ठहरने का इंतजाम था। शनाया समीर के साथ साथ चल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सफर खत्म ही ना हो। वो बस उसके साथ चलती रही। समीर भी शर्माते हुए उसकी तरफ नजरें चुराते हुए देख रहा था। शनाया दिखने में खूबसूरत थी। उसकी हाइट समीर से कुछ इंच ही कम थी, जिसकी वजह से उसके बालों की खुशबू समीर महसूस कर पा रहा था। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, मेरा नाम समीर है। शनाया ने शर्माते हुए समीर की तरफ देखा और जवाब दिया, जानती हूँ, मेरा नाम शनाया है। जानता हूँ, समीर ने भी उसी टोन में कहा और दोनों एक दूसरे से नजरें चुराकर मुस्कुराने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बातें करनी चाहिए। चलते हुए समीर ने कहा, इस तरफ से आइए, और वो एक जगह जाकर मुड़ गए। शनाया ने थोड़ा खुद को संभाला और अपनी गर्दन ऊपर करते हुए कहा, काफी पुरानी हवेली है लगता है। उसका ध्यान वहां बनी लकड़ी के खंभों और उन पर बनी कलाकृतियों पर था। वो सचमुच नायाब थी और उसमें राजस्थान की लोक कला की झलक दिखाई दे रही थी। समीर भी वैसे तो काफी हड़बड़ाया था। उसे भी मालूम नहीं था कि शनाया से कैसे बात करनी चाहिए। उसने जैसे शनाया के मुंह से ये सवाल सुना, तुरंत बोल पड़ा, हाँ काफी पुरानी है ये हवेली, लगभग 300 साल पुरानी। यहाँ आशुतोष के पूर्वज रहा करते थे, जो बहुत बड़े जमींदार थे। उनके पास कई एकड़ के खेत और हवेली के पीछे की तरफ बाड़े में उनके पास 400 से ज्यादा भेड़, बकरियां और ऊंट भी थे। समीर को एकदम समझ नहीं आया कि शनाया से कैसे बात करे, इसीलिए उसने इस हवेली का इतिहास बताना शुरू कर दिया और शनाया उसकी तरफ देखने लगी। उसे समझ में आ चुका था कि दुनिया में अकेली वो बुद्धू नहीं है, कोई है जो उसी की तरह है और वो उससे शायद प्यार करने लगी है। उसने समीर को इस तरह बोलता देखकर उस पर अपनी नजरें गड़ा दी, और जब समीर को इस बात का एहसास हुआ, वो थोड़ा झेप गया। उसे भी समझ में आ गया था कि उसने इतिहास का टॉपिक निकालकर शायद बेवकूफ़ी कर दी। शनाया ने उसकी खिंचाई करते हुए कहा, लगता है हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट है आपको। इसके बाद शनाया ने अपने चेहरे पर आ चुकी बालों की एक लट को अपने हाथ से कान के पीछे करते हुए कहा, हिस्ट्री के अलावा भी किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या बस एम ही? और ऐसे कहकर शनाया थोड़ा सा आगे बढ़ गई।
ताकि समीर उसके चेहरे पर छाई हुई शर्म को देख ना सके। समीर को जब एहसास हुआ तो वो दूसरी मुलाकात में शनाया को पका रहा था, तो उसने अपने सर पर एक चपत लगाई और अपनी बेवकूफी पर हंसता हुआ शनाया के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। बाहर बैठे हुए सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। उनके पास मिर्च वाला शरबत भी था। शनाया दूर ऊपर की तरफ खड़े होकर सब देख रही थी। उसने देखा कि सबसे पहले उस शरबत का ग्लास मिसेस राठी ने उठाया। वो तो कब से इसी तमाशे का इंतजार कर रही थी। अब आने वाला था मजा, क्योंकि मेहमानों का इतना अच्छा स्वागत अब मिर्च की कड़वाहट में घुलने ही वाला था। संजना उनकी रिएक्शन का वेट कर रही थी कि तभी माया ने वो ग्लास उठा लिया। संजना अगर वहाँ होती तो माया का हाथ पकड़कर रोक लेती, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसे तो बस इंतजार करना था कि माया या मिसेस राठी में से कौन सबसे पहले सिप लेगा और फिर हंगामा होगा। वहीं मिसेस राठी ने जैसे ही अपना ग्लास लिया, उससे एक सिप लेने ही वाली थी कि तभी उन सभी के कानों में एक तेज आवाज सुनाई दी, रुक जाइए, वो शरबत नहीं पीना। और सभी की निगाहें उस आवाज की तरफ घूम गई। पानी पी चुकी थी और उसकी जुबान से मिर्च की जलन कम होने का नाम नहीं ले रही थी। संजना जैसे उसके रूम में पहुंची, उसने देखा माया की आंखें लाल हो चुकी हैं। उससे लगातार पानी बह रहा था। माया का चेहरा भी जलन की वजह से लाल हो चुका था। संजना ने उसे शरबत पीते देख लिया था, इसीलिए उसके रूम में आते वक्त मिठाई के कुछ पीसेस लेकर आई थी। माया की हालत तो देखने लायक थी। उसने जैसे ही संजना के हाथों में मिठाई देखी, वो तुरंत उस पर लपक पड़ी। 3-4 पीसेस खाने के बाद उसे थोड़ा आराम मिला। माया ने पानी पिया और थोड़ा रिलैक्स महसूस करने लगी। संजना ने जब माया को थोड़ा शांत और रिलैक्स होते देखा तो धीरे से कहा, सॉरी दी। माया ने संजना की तरफ देखा और कहा, ये सब तुम्हारा किया धरा है। हालांकि वो समझ चुकी थी कि ये हरकत संजना की थी, फिर भी कंफर्मेशन के लिए उसने पूछा। संजना ने हाँ में गर्दन हिला दी और अपनी नजरें झुका ली। माया ने उसकी तरफ देखा, उसका गुस्सा फूट पड़ा था। माया ने संजना को डांटते हुए कहा, उसने पूछा। संजना ने हाँ में जैसे ही सैम को सामने खड़े देखा तो हड़बड़ा सा गया। सैम ने कहा, यस। समीर थोड़ा हकलाते हुए बोला, वो भैया ने कहा था कि मैं आप लोगों का ख्याल रखूं और किसी चीज की जरूरत हो तो। ओह वाकई, थैंक यू। आप हमारा कितना ख्याल रख रहे हैं? सैम ने ऐसे कहते हुए पूरा डोर कवर कर लिया, क्योंकि समीर बार बार झांकने की कोशिश कर रहा था। वो शनाया को देखने की कोशिश कर रहा था और सैम उसे परेशान करने के लिए ऐसा कर रही थी। बेचारा समीर लाख कोशिशों के बाद भी अंदर नहीं झांक पाया था। अच्छा एक बात बताओ, हमें जिस भी चीज की जरूरत हो तो तुम अवेलेबल करवा दोगे? सैम ने समीर से कहा। समीर ने भी उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बताइए आपको क्या चाहिए। सैम ने एक नजर उसकी तरफ घूर कर देखा, फिर उसके कान में धीरे से कुछ कहा। समीर उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा, ये आप क्या कह रही हो? मतलब कैसे? किसी को पता चल गया तो? सैम ने समीर की तरफ देखकर कहा, अब तुम शक्ल से इतने भोले भी नहीं दिखते समीर जी। देखो, अगर कर सकते हो तो बताओ, नहीं तो मुझे खुद ही। अरे नहीं नहीं, मैं हूं ना, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा कहकर समीर ने एक बार फिर अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गया। सैम उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और समीर भी उसे देखकर अपनी नाकामी पर हंसते हुए वहां से चला गया। सफर की थकान के बाद उन सभी ने दिन में आराम किया। शाम होने पर सभी फ्रेश हुए और कुछ देर सभी मेहमान हवेली के आसपास घूमने गए। उसके बाद अभिनव ने उन सभी के डिनर का अरेंजमेंट उसी जगह करवा दिया था जहाँ वो लोग रुके थे। वो एक दिन के लिए रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि गुरुजी ने दूल्हा और दुल्हन के मिलने के लिए मना करके रखा था। अगले दिन शादी थी और आशुतोष की तरफ कुछ फंक्शंस भी चल रहे थे। उसकी कजन उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी और कभी मेहंदी कभी गाने बजाने के माध्यम से उन सभी ने वहाँ के माहौल को जश्न से भर के रखा था। अब तक सभी मेहमानों का डिनर भी हो चुका था, लेकिन शनाया और सैम कहीं नजर नहीं आए थे। आरोही मिसेस राठी के साथ बैठी थी और वो भी डिनर कर चुकी थी। राजेश जी ने शनाया और सैम के बारे में पूछा तो मिसेस राठी ने बताया कि वो आसपास टहलने गए हैं। डिनर के बाद सभी अपने अपने रूम में चले गए। रात के 9 बज चुके थे। मौसम में ठंड बढ़ने लगी थी, काफी अंधेरा भी होने लगा था। आरोही और बाकी सभी जहाँ रुके थे वो हवेली का हिस्सा ही था, लेकिन मेन फ्रंट से एक तरफ था। हवेली के बीच का कुछ हिस्सा यूज में नहीं आता था, क्योंकि वो हवेली इतनी बड़ी थी कि उसका पूरा यूज कभी भी हो नहीं सकता था। हवेली के उस हिस्से में उन्होंने कुछ एंटीक सामान रखवाया था। सैम थोड़ी नशे में लग रही थी, लेकिन वो संभली हुई थी, जबकि शनाया तो काफी डाउन नजर आ रही थी। आरोही ने एक नजर घूमकर समीर को देखा, जो किसी जोकर की तरह खड़ा हुआ था। उसे नहीं पता था कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। आरोही ने वापस सैम की तरफ नजरें घुमाई और कहा,
तुम तीनों को मुबारक हो ये चुपके चुपके वाली पार्टी। मैं नहीं पीने वाली किसी के भी साथ। तुम लोग एंजॉय करो, मैं थोड़ी देर घूम कर आती हूँ। सैम ने उसे देखकर कहा, पक्का एक पैग भी नहीं लोगी? सोच लो, गोल्डन चांस है, मिस हो जाएगा। आरोही जानती थी कि सैम ये सब मजाक में कह रही है। आरोही ने उसकी तरफ देखते हुए पागल कहा और फिर उन तीनों को वहीं छोड़कर वहां से चली आई। अपनी मौत की यादों को समेटने के लिए उसने छत पर जाने का फैसला किया। आरोही जब भी दुखी होती तो छत पर जाकर तारों को देखती। आरोही छत पर पहुंची और एक कोने में खड़ी होकर आसमान को निहारने लगी। मुंबई से अलग यहाँ आसमान ज्यादा साफ था और तारे भी चमकीले नजर आ रहे थे। मौसम में सर्दी थी और आरोही ने अपने दोनों हाथ बांध लिए थे। हवेली की छत इतनी ऊंची थी कि वहां से पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता था। घरों में जलती हुई लाइट्स काफी छोटी छोटी नजर आ रही थी और वो भी सितारों की तरह लग रही थी। आरोही वहां अकेली खड़ी तारों को देखती तो कभी आसपास फैली सुकून भरी शांति को महसूस करती। वो सोच रही थी कि काश इस वक्त उसकी मॉम भी उसके साथ होती, कितना अच्छा होता। आरोही खुद में मगन थी। उसे ये भी नहीं पता था कि दो आंखें उसी छत के दूसरे कोने से उसे घूर रही है। वो आंखें किसी और की नहीं बल्कि आशुतोष की थी, जो उसी वक्त छत पर आया था और उसे दूसरे कोने में खड़ी आरोही दिखाई दी। आरोही की पीठ उसकी तरफ थी और वो उसे नहीं देख सकती थी। आशुतोष के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। आज तारों से भरी इस रात में शायद उन दोनों का मिलना तय था, लेकिन ये मुलाकात क्या कयामत लाएगी ये उन दोनों को भी नहीं पता था। वह सबसे पहले सगाई की रस्म की जानी थी। उसके बाद मंदिर में जाकर एक छोटी सी पूजा और कुछ रस्में थी। शाम को उसकी हवेली में बड़े से ग्राउंड में शादी और फेरों का प्रोग्राम था। शनाया, उसकी मॉम और सैम ने मिलकर आरोही को जल्दी जल्दी तैयार किया और उसे एक बहुत ही प्यारी सी साड़ी पहनाकर एक बड़ा सा घूंघट भी डाल दिया। गुरुजी के आश्रम से तो कोई आ नहीं पाया था, लेकिन ब्रह्मानंद जी ने अभिनव से कह दिया था कि पूजा के बाद ही दोनों एक दूसरे का चेहरा देखें। सारी तैयारियों के बाद जब वो सभी बाहर आए तो अभिनव उनका वेट ही कर रहे थे। रवि भी अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ रेडी था और उन सभी को इंतजार था तो सिर्फ दुल्हन का। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहने, घूंघट डाले जब आरोही अपने कमरे से बाहर आई तो सबकी नजरें उस पर टिक गई थी। आरोही का चेहरा जरूर ढका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे की चमक छुपाने के लिए एक पर्दा तो काफी नहीं था। उसकी खूबसूरती का अंदाजा घूंघट के परे भी लगाया जा सकता था। हवेली के बड़े से शानदार हॉल में रिंग सेरेमनी के लिए सभी इकट्ठा हो चुके थे। आशुतोष और आरोही पहली बार आज इतने करीब थे, लेकिन वो एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते थे। आशुतोष का चेहरा भी फूलों के सेहरे से ढका हुआ था। उसने एक डिसेंट सा लेकिन महंगा सूट पहना था, जो उसी डिजाइनर द्वारा तैयार किया गया था। वो दोनों आज इतने करीब थे, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। जिस पवित्र बंधन में वो दोनों आज बंधने जा रहे थे, उसमें दूरियों के लिए कोई जगह भी नहीं थी। सभी मेहमानों के सामने आशुतोष और आरोही ने एक दूसरे को रिंग पहनाई और सबने मिलकर तालियां बजाई। अभिनव ने जानबूझकर रिंग सेरेमनी को बहुत ज्यादा देर तक एक्सटेंड नहीं होने दिया, क्योंकि इसके तुरंत बाद उन्हें मंदिर के लिए निकलना था। अभिनव चाहते थे कि एक बार वो दोनों ईश्वर के सामने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले, उसके बाद ही एक दूसरे का चेहरा देख पाए, क्योंकि इसके दुष्परिणामों के बारे में तो सिर्फ उन्हें ही पता था। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी विपत्ति आए अब उनके परिवार पर। रिंग सेरेमनी के बाद वो लोग हॉल से बाहर निकल गए। रवि ने अभिनव के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से दो अलग अलग ग्रुप में अपने आदमियों को रेडी करके रखा था। एक ग्रुप जो आरोही और उसके परिवार को लेकर जाने वाला था और दूसरे ग्रुप का काम मित्तल फैमिली को पिक करना था। कुल मिलाकर देखा जाए तो लड़की वाले और लड़के वालों के लिए सेपरेट अरेंजमेंट कर दिया गया था। शर्मा परिवार के खास लोग और मित्तल फैमिली के खास लोग सभी अपने अपने काफिले के साथ सवार होकर मंदिर के लिए निकल पड़े थे। स्पेशल सुरक्षा और मीडिया से बचते हुए वो सभी मंदिर की तरफ जा रहे थे। सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये थी कि राजेश जी या किसी ने भी मंदिर के बारे में पूछा नहीं था और यही उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज होने वाला था। हवेली से दूर करीब 30 किलोमीटर चलने के बाद वो लोग आखिरकार मंदिर पहुंच गए। ये राजस्थान का प्रसिद्ध करणी माता मंदिर था, जो मित्तल परिवार की कुलदेवी थी। मंदिर प्रांगण में गाड़ियां रुकने के बाद सभी एक एक करके उसमें से उतरे और सामने विशाल मंदिर देखकर सभी मेहमान कुछ देर के लिए मंत्रमुग्ध से हो गए थे। सैम ने भी इस बारे में बहुत कुछ सुन के रखा था और पढ़ा था, लेकिन आज पहली बार वो वहां पर थी। उसने जो सुना था क्या वो सच है, ये जो उन्हें मंदिर में अंदर जाकर ही पता चला था। मंदिर का मुख्य द्वार लगभग 20वीं सदी के आसपास बनाया गया था और वो बहुत ही भव्य था, जिस पर कई तरह की नक्काशी की गई थी। सबसे आगे बड़े बड़े पूजा के थाल लेकर सेवक चल रहे थे।
उनके पीछे आशुतोष और आरोही साथ साथ चल रहे थे। आशुतोष की तरफ गीता जी, अभिनव, माया और संजना चल रहे थे। उनके साथ समीर था, लेकिन वो थोड़ा पीछे चल रहा था क्योंकि उसे किसी और का दीदार जो करना था। आरोही के साथ मिसेस राठी, सैम और राजेश जी चल रहे थे। साथ ही साथ शनाया, जो ये देखने की कोशिश कर रही थी कि वो समीर को चोर नजरों से नहीं देख रही है। सभी लोग चलते हुए जैसे ही अंदर पहुंचे, सबसे पहले सैम ने जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने जो पढ़ा था या सुना था वो सब सच था। मंदिर के द्वार के अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें हजारों चूहे घूम रहे थे। इस ऐतिहासिक मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता था क्योंकि इस मंदिर में 20,000 चूहे रहते हैं, जिनमें सफेद चूहे भी शामिल हैं। सैम की ही तरह बाकी किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं क्या वो सच है या महज सपना। शनाया को चूहों से बहुत डर लगता था। उसने जैसे ही वो नजारा देखा उसके पसीने छूट गए। उसने सैम को एक कोहनी मारी। यार ये क्या है, इतने सारे चूहे, मैं नहीं आ रही अंदर, तुम लोग ही जाओ। शनाया की बात सुनकर सैम ने धीरे से उसके कान में कहा, डरो मत, ये चूहे यहाँ हमेशा से है, जब से ये मंदिर बना है, लेकिन आज तक इन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। यही तो इस मंदिर की खासियत है। यहाँ जो प्रसाद दिया जाता है वो भी पहले इन चूहों को भोग लगाया जाता है, फिर सबको दिया जाता है। सैम ने शनाया को उस मंदिर के बारे में छोटा सा इतिहास बताया, जो सच में बड़ा विचित्र था लेकिन सत्य था। वो सभी बाकी श्रद्धालुओं की तरह ही पैरों को जमीन से बिना उठाए घसीटते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वहाँ फुदकते हुए 20,000 चूहे उनके पैरों से होकर गुजर रहे थे। शनाया को बहुत ज्यादा गुदगुदी हो रही थी, लेकिन उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था। लाइफ में पहली बार उसे लगा कि वो चूहों से नहीं डर रही है। ये सब शायद इस मंदिर का कमाल था। आरोही और आशुतोष के चेहरे ढके थे, इसीलिए गीता जी ने आशुतोष का हाथ थाम रखा था, जबकि आरोही को सैम और शनाया संभाले हुए थी। मंदिर का गर्भगृह एक छोटी सी प्राकृतिक गुफा थी जिसमें करणी माता की एक मूर्ति और दिव्य ज्योति जल रही थी। सभी ने उस ज्योति के सामने अपना सर झुकाकर उसे प्रणाम किया। और गर्भगृह एक छोटी सी प्राकृतिक गुफा थी जिसमें करणी माता नहीं जानती थी कि आशुतोष इस वक्त क्या सोच रहा है। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि क्या वो शादी करके सही कर रही है या गलत। इस एक पल में जबकि वो खुद को ईश्वर के चरणों में महसूस कर रही थी, उसके मन से बस यही पुकार निकली, मैं नहीं जानती कि क्या सही है और क्या गलत। मैं ये भी नहीं जानती कि मेरा आगे का जीवन कैसा होगा, और जानना भी नहीं चाहती। मैं बस यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मेरी मॉम ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। आरोही की आंखें भीग चुकी थी। फ्लाइट से आते वक्त पिछली रात तारों को निहारते वक्त जो सूनापन उसकी आंखों में था, उसकी वजह यही थी। वो अपनी मॉम की कमी महसूस कर रही थी। उसके लिए अभी भी यकीन कर पाना मुश्किल था कि उसने पिछले कई हफ्तों से अपनी मॉम की आवाज भी नहीं सुनी थी। आशुतोष कुछ ही देर बाद जमीन से अपना सर उठाकर वहीं घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन आरोही का सर जमीन पर टिका रहा था। जब पुजारी जी ने देखा कि दुल्हन अभी भी उसी तरह अपना सर टिकाए हुए है, तो उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। आरोही ने जब महसूस किया कि उसके सर पर कोई आशीर्वाद भरा हाथ है, उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने भी अपना सर उठाकर वहीं घुटनों पर बैठ गई। पुजारी जी ने आशुतोष और आरोही के हाथों में प्रसाद दिया और आरोही से कहा, यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं अपने दुख दूर करने। बड़ी छोटी सोच लेकर आते हैं कि उनकी जिंदगी की समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है बेटी, इस मंदिर से वो बड़ी चीज लेकर जाते हैं। उन्होंने एक बार फिर प्यार से आरोही और आशुतोष को आशीर्वाद दिया। इस छोटी सी पूजा विधि को करने के बाद वो सभी मंदिर से बाहर आ गए। बाहर आकर सबसे पहले शनाया ने चैन की सांस ली। हालांकि उसे डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन इतनी बड़ी डेयरिंग करने के बाद अब उसे समझ में आ गया था कि यहाँ के चूहों और बाकी चूहों में क्या फर्क है जिनसे वो डरती थी। अभिनव ने बाहर आकर गीता जी और माया के साथ मिलकर घर से लाया हुआ भोजन बाहर बैठे गरीबों और श्रद्धालुओं में बांट दिया। आरोही और आशुतोष को इस पूरे कार्यक्रम के दौरान गाड़ी में बिठा के रखा गया। सैम और शनाया यहाँ पहली बार आए थे, इसलिए उन्होंने ये चांस मिस नहीं किया। उन दोनों ने समीर को पकड़ा और उसके साथ मंदिर घूमने लगे। समीर भी इस मौके को कहाँ छोड़ने वाला था, उसने भी एक झटके में हाँ कर दी। शनाया तो चाहती थी कि वो समीर के साथ अकेले इस मंदिर में घूमे, लेकिन सैम को शक न हो इसलिए उसने ऐसी कोई पहल नहीं की। वैसे भी उसे इस बात का पता भी नहीं था कि समीर भी उसकी तरफ उतना ही आकर्षित है जितनी कि वो। कुछ घंटे इस ऐतिहासिक मंदिर में बिताने के बाद और यहाँ से ईश्वर का आशीर्वाद लेने के बाद अब उनका अगला पड़ाव शाम को होने वाली शादी का जश्न था, और उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए उन सभी को वहाँ से निकलना भी था। रवि ने जल्दी जल्दी अपने सभी आदमियों से गाड़ी तैयार करने के लिए कहा और कुछ ही देर में वो सभी वापस हवेली के लिए निकल पड़े। Dear listener,
उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। आरोही की बात सुनकर शनाया ने तुरंत उछलते हुए कहा, हाँ यार, क्या ज्वेलरी कलेक्शन भेजा है? आशुतोष की मॉम ने तुम्हें? तुमने देखा सैम, इतनी सारी ज्वेलरी तो कोई इंसान एक बार में पहन ही नहीं सकता। वहाँ तीनों दोस्तों की बातें चल रही थी कि तभी उनका डोर नॉक हुआ। सैम ने कहा, मैं देखती हूँ, और उठकर दरवाजा खोलने चली गई। ओह मिस्टर समीर, बिल्कुल राइट टाइम पर आए हो। कहाँ है तुम्हारी मेकअप आर्टिस्ट? सैम ने देखा कि दरवाजे पर समीर खड़ा है। समीर को लगा दरवाजा शायद शनाया खोलेगी, लेकिन सैम को तो शनाया की टांग खींचनी थी। उसकी किस्मत भी उसका ही साथ दे रही थी, क्योंकि सैम और शनाया में से किसी ने भी सोचा नहीं था कि समीर हो सकता है दरवाजे पर। समीर ने भी थोड़ा रूम के अंदर झांक कर देखा और कहा, हाँ मैं वो मेकअप। समीर हकलाते हुए सैम को क्या बोले जा रहा था उसे खुद भी मालूम नहीं था। वो तो बस रूम के अंदर झांकने की कोशिश में था। लेकिन तभी सैम ने देखा कि समीर के पीछे से एक लेडी अपनी टीम के साथ चली आ रही है। वो सीधा चलती हुई रूम के अंदर एंटर हो गई। उनके बाल घुंघराले से थे, रंग सैम की तरह गेहुआ था। असल में वो भी बंगाली थी और सैम ने उन्हें एक नजर में पहचान लिया था। शनाया और आरोही ने देखा कि वो मेकअप आर्टिस्ट अपनी टीम के साथ रूम के अंदर है, और सैम उन्हें देखकर अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, वाह। उसके एक्सप्रेशन बड़े अजीब से थे। वो हैरान भी लग रही थी और खुश भी। शनाया ने उससे पूछा, क्या हुआ? अरे तुम इन्हें नहीं जानती हो? ये इंडिया की सबसे टॉप ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट है, अंबिका जी। सैम ने खुशी के साथ शनाया को ये बताया। शनाया भी गौर से उन्हें देखने लगी थी। उन दोनों को अपनी तरफ देखते हुए पाकर अंबिका जी के मुंह से बस यही निकला, थैंक यू। उन्होंने वक्त न लगाते हुए अपना काम शुरू कर दिया। समीर अभी भी दरवाजे पर खड़ा था। वो अंदर तो नहीं आया, लेकिन अंदर का पूरा व्यू देख पा रहा था। एक्सक्यूज मी मिस्टर समीर, क्या आप दुल्हन का ये जोड़ा इस्त्री करवा देंगे? सैम ने समीर के हाथ में मित्तल परिवार की भेजी हुई साड़ी देते हुए कहा। समीर का मन तो नहीं था कि वो वहां से हटे, लेकिन अब कुछ ही घंटे बाकी थे और बहुत सारी तैयारियां बाकी थी। समीर वो शादी का जोड़ा लेकर वहां से चल पड़ा। वहीं आशुतोष भी अब तैयार हो चुका था। रोज से अलग आज वो कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। उसने एक ट्रेडिशनल राजस्थानी दूल्हे की ड्रेस पहनी थी, जिसे डिजाइनर ने बड़ी सावधानी से बनाया था ताकि वो मॉडर्न भी लगे और ट्रेडिशनल भी। उसने एक बड़ी सी राजस्थानी दूल्हे की पगड़ी पहनी हुई थी जो मरून कलर की थी। उसे असली मोतियों से सजाया गया था। उसके बीच में एक बड़ा सा चमकदार हीरा था। चारों तरफ जश्न की तैयारियां हो रही थी। हर कोई इस शानदार सी शादी के लिए खुद को तैयार करने में व्यस्त था, और इन सबके बीच में एक जलन और गुस्से से भरा चेहरा मौजूद था जो संजना का था। उसे बस इस बात का अफसोस था कि इतना कुछ करने के बाद भी वो इस शादी को रोक नहीं पाई। उसका मन तो कर रहा था कि अभी जाकर सब कुछ जला दे, लेकिन शादी तो अब इससे नहीं रुकने वाली थी। वो गुस्से में इधर उधर टहल रही थी कि तभी उसे समीर दिखाई दिया, जो घर की एक नौकरानी को शादी का जोड़ा दे रहा था। संजना ने उसे कुछ देर देखा। एक काम तुमसे ठीक से नहीं हो, शादी के दिन में बैठकर गप्पे लड़ा रही हो। मिसेस राठी की बातों में बिल्कुल आरोही की मॉम वाली फिक्र थी, जिसे सुनकर आरोही को काफी अच्छा फील हुआ। क्या हुआ जो उसकी मॉम इस वक्त उसके पास नहीं है? आरोही की फिक्र करने वाली एक लंबी लिस्ट थी अभी तो, और उसमें अब मित्तल्स का नाम भी जुड़ने वाला था। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। सबने देखा कि एक सेवक आरोही की शादी की ड्रेस लेकर आया है। मिसेस राठी ने जल्दी से उसके हाथ से ड्रेस ली और कहा, तुम दोनों जल्दी से इसे तैयार करके नीचे मंडप में लेकर आओ, और तब तक मैं वहां जाकर बाकी चीजें देखती हूँ। और इतना कहकर वो बाहर निकल गई। अभी तक उनमें से किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि वो ड्रेस अब पहनने लायक नहीं रही है। बाहर शादी के मंडप में समीर आशुतोष को लेकर पहुंच चुका था। सभी मेहमान भी लगभग आए। बेटा, मिसेस राठी ने पूछा। जी आंटी जी, हम बस आ रहे हैं। इतना कहकर शनाया का कॉल कट हो गया। सर चलती हुई मंडप की तरफ आ रही है। राजेश जी के साथ बाकी सभी घर वालों और मेहमानों ने भी देखा कि उनसे कुछ ही कदम दूर जैसे चांद धरती पर उतरकर उनके पास आ रहा है। आरोही सच में चांद का ही एक टुकड़ा नजर आ रही थी। उन सबके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए थे। लेकिन जैसे आरोही थोड़ा और नजदीक आई, राजेश जी के साथ साथ बाकी सभी की नजरें भी उसकी ड्रेस पर पड़ी, और वो सब हैरान रह गए